हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ खबरें लेके अपन बातचीत करेंगे। दोस्तों, कुंभ मेले में अव्यवस्था के चलते भगदड़ मची। उस पर हमने एक वीडियो कल बनाया था। लेकिन उस वीडियो में हमने ये बताया था कि 2 जगह भगदड़ मची है। लेकिन आज जो जानकारी मिली है उसमें ये कहा जा रहा है कि 6 जगह भगदड़ मची है। अच्छा, ये 6 जगह कौन सी है ये नहीं पता है। 3 का तो पता लग गया। संगम नौज एरिया में जो भगदड़ मची उसका तो सबको मालूम ही है। उसके अलावा ये सेक्टर 21 के यहाँ पर जो भगदड़ मची, और एक उस गेट के सामने 3 जगह भगदड़ मची। और 3 जगह और आज शंकराचार्य ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने उनको किसी अधिकारी ने बताया। अधिकारी का नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक अधिकारी ने मुझे बताया कि 6 जगह भगदड़ मची है। दोस्तों, कुल कुंभ मेले की अव्यवस्था और मची भगदड़ पर बहुत चर्चा आम हो रही है। पूरी चर्चा बात करें उसके पहले मैं ये अपील करूं कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपने वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों तक भेजें और सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, ये जो चर्चाएं हैं वो आम हो रही है। गोदी मीडिया ही नहीं, अब सोशल मीडिया पे इसकी बहुत ज़बरदस्त चर्चा है। और बहुत सारे वीडियो निकल के आ रहे हैं और अलग अलग तरह की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि घटनाएं जितनी सरकार बता रही है, या सरकार जो है आधिकारिक घोषणाएं नहीं दे रही, जितनी बता रही है उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा छुपा रही है। और ये क्यों छुपा रही है, ये एक बड़ा सवाल सबके सामने आकर खड़ा हो गया है। सरकार क्यों छुपा रही है? ये जो वस्तु स्थिति है, सरकार क्यों नहीं बताना चाहती? ये एक बड़ा सवाल है। भगदड़ के कारणों में सबसे ज़्यादा बात हो रही है, और उससे भी ज़्यादा बात इसी बात की हो रही है कि सरकार इन घटनाओं को छुपा क्यों रही है, पारदर्शिता क्यों नहीं ला रही है। इसमें अविमुक्ताचार्य मुक्तेश्वरानंद जी ने, शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी ने भी आरोप लगाया है कि साधु संत अखाड़े भी मुख्यमंत्री के साथ राजनीति कर रहे हैं। वास्तव में मेले में धर्म के स्थान पर राजनीति का खेल हो रहा है। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री को निकम्मा और अयोग्य कहते हुए इस्तीफा मांग लिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि योगी आदित्यनाथ कोई साधु ही नहीं है। वो इतना बड़ा झूठ बोलने वाला संत और साधु कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि उनको मालूम था, और उसके बावजूद, मतलब योगी आदित्यनाथ को ये मालूम था कि ऐसी भगदड़ मची है और इतनी जानें चली गई है। जो सरकारी आंकड़ा है वो 30 का बता रहे हैं, लेकिन उसको भी वो मतलब 12 घंटे 15 घंटे तक छुपाए रखा उन्होंने, वो भी नहीं बताई। और कहा कि नहीं नहीं, सब ठीक है और आप तो स्नान जारी रखिए। और फिर अखाड़ा, वो नागा अखाड़ा के लोगों ने, मतलब साधुओं ने स्नान किया।
और शंकराचार्य जी ने भी स्नान किया। फिर उन्होंने कहा जब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया तो हम समझे वो सही कह रहे होंगे, वो क्यों झूठ बोलेंगे। तो लेकिन वो बाद में पता लगा कि वो एकदम झूठ था। अभी तक भी मतलब बुधवार रात्रि या बृहस्पतिवार रात्रि को, बुधवार रात्रि को ये घटना हुई थी। और आज मतलब शनिवार शाम की हम बात कर रहे हैं, तब तक उन्होंने ये संख्या छुपाई हुई है। अभी भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है। अभी भी वो 30 जनों की मृत्यु ही बता रहे हैं, जबकि जूसी जो दूसरा जो क्षेत्र है वहां पर ही कहते हैं कि 27-28 जनों की मृत्यु तो वहीं हो गई। तो ये जो आश्चर्य की बात यही है कि मुख्यमंत्री जो है ये क्यों नहीं बता रहे हैं, टोटल संख्या क्यों नहीं बताई जा रही है, क्यों छुपाया जा रहा है। आश्चर्य की बात तो ये भी है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पूंजीपतियों को व्यक्तिगत तौर पर निमंत्रण देने भी गए थे। व्यक्तिगत तौर पर निमंत्रण दिया अडानी अंबानी वगैरह वगैरह को, जो ये इनके कोई घर की शादी थी। मतलब ये तो सार्वजनिक काम था, सार्वजनिक काम में व्यक्तिगत निमंत्रण देने की क्या जरूरत है। और इतना ही नहीं, कई प्रदेशों में कुंभ की व्यवस्थाओं का प्रचार करके वहां पर मतलब रोड शो वगैरह भी किए और निमंत्रण दिए। तो इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, और बहुत ज़्यादा, जितनी मतलब एक कमरे में 10 जने ठहर रह सकते हैं, उसमें आप 100 जने भर दो तो क्या होगा, एक के ऊपर एक करके ही निकलेंगे वो तो। और वो ही वहाँ हुआ। अभी तक भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेले को अपने व्यक्तिगत छवि को चमकाने के प्रयास के चलते क्षमताओं से ज्यादा लोगों को एकत्रित करके ये घटना घटी। बताया जा रहा है कि महाकुंभ में 28-29 जनवरी रात को नौज इलाके के अतिरिक्त ओल्ड जीटी रोड और जूसी साइड के एरावन द्वार के पास भी भगदड़ मची। सभी जगह जान माल की हानि हुई। यहाँ तक कि जो जूसी साइड पे तो 8 ट्रैक्टर मलबा निकला, और वो मलबा जो है जेसीबी से उठाया गया, और जेसीबी से जब मलबा उठा रहे थे तो उसमें से भी लाशें निकली। मतलब आप अंदाज नहीं लगा सकते कि किस किस तरह से ये कितनी बड़ी घटना हुई है। और एक मंत्री जी कह रहे थे कि छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है। मतलब 60-70 लोगों की मौत, जो भी अभी आंकड़ा पूरी तरह से मालूम नहीं है, और उसको भी कहा जा रहा है कि छोटी मोटी घटना है। तो मतलब बड़ी घटना क्या होगी, और उससे वो कितनी बड़ी घटना से पसीजेंगे, कितने लोगों की मौत और चाहते हैं वो, ये एक भी बड़ा सवाल हो गया है। 8 ट्रैक्टर मलबा हटाया गया। सरकारी आंकड़ा अभी तक भी 30 की मौत और 60 घायल है, उसको कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है। क्योंकि जब ये लाशें जा रही थी तो कफन पे नंबर लिखे हुए थे, किसी पे 58 नंबर और किसी पे 67 नंबर। इसके तो फोटो खींचे हैं। मतलब वहां पर जो सोशल मीडिया के लोग थे, उन्होंने उन लाशों के फोटो खींचे, उसमें 58 और 67 नंबर की लाशें मिली है। तो 67, 58 और 67 की लाशें मिली है, मतलब 60 से तो ज्यादा ही हो गई लाशें। तो और यहाँ तक कि उस आदमी, उस कैमरामैन को वहां से वो धमकाया, वहाँ के कर्मचारियों ने और वहाँ के जो स्टाफ था उन्होंने, और वहां से उसको भगा दिया, उसको फोटो नहीं लेने दे रहे थे। लेकिन वो किसी तरह से ये कुछ फोटो ले पाया। एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने दावा किया कि 90 से 100 लाशें बड़े अस्पताल के मोर्चरी में आई थी। कुंभ का दूसरा मामला यह है कि ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने का विवाद गहराया, और किन्नर अखाड़े में
संस्थापक अजय दास ने बड़ा एक्शन लेते हुए लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की आचार्य महामंडलेश्वर पद से हटा दिया। साथ में ममता कुलकर्णी को भी महामंडलेश्वर पद से हटा दिया। ये दूसरी घटना है। दूसरी वो है प्रयागराज महाकुंभ के में 71 दलित संतों को महामंडलेश्वर बनाया गया। ये उपाधि जूना अखाड़ा ने दी है। सभी संतों ने 2-3 साल पहले अखाड़े में संन्यास लिया था और महामंडलेश्वर बनने के बाद इन्हें मठों की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त राजस्थान में भी राजस्थान से जुड़ा हुआ अपडेट है, सामने आया है। यहाँ मेवाड़ के स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती के प्रयागराज महाकुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। यह सम्मान 26 जनवरी 2025 को श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण अखाड़ा द्वारा प्रदान किया गया। स्वामी हितेंद्रानंद सरस्वती जो उदयपुर, सलुम्बर और सुमेरपुर से जुड़े हैं, चावंड स्थित करावला मठ के पीठाधीश्वर हैं। कोरोना काल में उन्होंने अपनी संपत्ति को आदिवासियों में दान कर दी थी। इसके अतिरिक्त अखाड़े निरंजनी में निरंजन पीठेश्वर और 2 साधुओं को और मतलब महामंडलेश्वर बनाया गया। अच्छा, इस कल जो है मतलब संसद का सत्र शुरू हुआ और क्योंकि ये साल का पहला सत्र था तो राष्ट्रपति मुर्मू ने इसमें अपना भाषण दिया। दोनों सदनों को साथ में मिला करके एक ये उद्बोधन दिया जाता है। तो ये हुआ और इन भाषण में इसकी ज़्यादा चर्चाएं अखबारों में भी नहीं हुई और सोशल मीडिया और इस पे भी नहीं हुई, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो कुंभ छाया रहा या फिर बजट, आज जो बजट प्रस्तुत होना है उसकी ज़्यादा चर्चा रही। लेकिन राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया उसमें कोई नई बात भी नहीं थी। उन्होंने वही घिसी-पिटी बातें कही, वही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो 5 साल से लगातार कहा जा रहा है उसी को फिर से दोहराया। मध्यम वर्ग पर जोर दिया और पूर्वोत्तर का भाषण में पूर्वोत्तर का उल्लेख था, लेकिन मणिपुर का नहीं था। मणिपुर हिंसा से 1.5 साल से जुलूस रहा है, लेकिन न तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार और राष्ट्रपति ने, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ने भी उसका कोई जिक्र इस उद्बोधन में नहीं किया, जो एक उल्लेखनीय बात है। उसके अलावा केंद्र के कामों को गिनाया। राष्ट्रपति ने जो उनका कर्तव्य है उनको गिनाना ही पड़ता है। वो सरकार तो लिखा हुआ भाषण पढ़ती है राष्ट्रपति तो। उन्होंने सरकार के सामने चिंताओं का भी जिक्र किया और मौनी अमावस्या पर हुई घटना पर संवेदना व्यक्त की। मतलब ये जो कुंभ में जो घटना घटी उसके ऊपर। हमने ये बजट आने के बाद लगभग 4-5 बजे एक वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था, जो हमने अपलोड किया है, यूट्यूब पर है। और अभी ये उसके बाद बजट पर और प्रतिक्रिया आई है हमारे पास। अब अजय खरे सर हैं, पत्रकार हैं रीवा में। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में त्वरित प्रतिक्रिया में कहा है कि ये महत्वपूर्ण टिप्पणी हमें प्राप्त हुई है। उनका कहना है कि आयकर के मध्यम वर्ग को
राहत दिखाई दे, लेकिन जीएसटी की लूट का असर आम उपभोक्ता पर बना रहेगा। बजट में रुपए का भारी अवमूल्यन बरकरार है। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में किसी न किसी रूप में जनसाधारण को निचोड़ लिया है। देश की 80 करोड़ आबादी को गरीबी की रेखा के में बनाए रखने वाली सरकार से अच्छे बजट की आशा कैसे की जा सकती है? ये अजय खरे सर बोल रहे हैं। सरकार के पास करोड़ों युवाओं को काम देने का अवसर का की कोई योजना उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से हमारे उदयपुर में प्रोफेसर वीवी सिंह है, उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है कि बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टीवी चैनलों पर प्रचारित किया जा रहा है कि मिडिल क्लास मालामाल सरासर झूठ और बेबुनियाद है। आयकर की गणना न्यूनतम 3 लाख से होगी। यदि कुल आय 12 लाख से अधिक है तो ऐसी गणना पूर्व में किसी सरकार के समक्ष नहीं की गई। आरंभ में ही आम श्रेणी के अनुसार गणना का न्यायोचित नहीं है और ऐसी गणना पूर्व में किसी भी सरकार में नहीं की गई, न कांग्रेस सरकार में और न अटल बिहारी की सरकार में। किसान नेता योगेंद्र यादव ने भी कहा कि ये बजट किसानों को समर्पित था, लेकिन बजट में कहाँ है किसान और सरोकार क्या है जनता के साथ। इसी तरह डॉक्टर सुनीलम जो किसान नेता हैं और मध्य प्रदेश ये संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी हैं, उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने किसानों को ठेंगा दिखाया है। इस बजट में संसदीय समिति की 4 सिफारिशों को एक सिरे से नकार दिया। अभी आपको पता हो तो 3-4 मतलब कुछ दिन पहले ही संसदीय समिति ने अपनी सिफारिशें दी थी। उसमें कहा था कि एक तो किसानों की आय को दुगुनी कर दे, किसानों का जो ये सम्मान निधि है उसको डबल कर देनी चाहिए और लीगल गारंटी देनी चाहिए एमएसपी की, प्लस C+2 फॉर्मूले से जो है एमएसपी की गणना होनी चाहिए। उसमें सरकार ने किसी भी बात को नहीं माना। फसल बीमा के लिए पिछली बार 14,600 करोड़ रुपए रखे थे, उसे घटाकर इस बार 12,242 करोड़ ही कर दिया है। सरकार ने किसान सम्मान निधि, कर्ज माफी, एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी पर कोई प्रावधान नहीं किए हैं। सरकार आयकर की सीमा 12,75,000 करने को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि देश के 142 करोड़ जनता में केवल 55 लाख परिवार ही ऐसे हैं जिनकी आमदनी 12 लाख प्रति वर्ष से अधिक है। 150 रुपये प्रतिदिन औसतन 5 सदस्यों से कम है। 2024 में न्यूनतम वेतन भी 178 रुपया ही थी। 5,340 प्रति साल सरकार की न्यूनतम मजदूरी दोगुनी करने और किसानों की आय दोगुनी करने का प्रबंध करना था, लेकिन उसने 2% आबादी के आयकर में छूट देकर 98% आबादी, जिसमें 50% किसान हैं, जिनकी जीडीपी में भागीदारी 20% है, को पूरी तरह नकार दिया है। AR संधू जी का भी आया है। संधू महासचिव है ये आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों की। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये पहली नज़र में ही मजदूर विरोधी बजट है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के किसी भी
योजना कर्मियों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बुनियादी सेवाओं की योजनाओं के लिए उचित आवंटन के बिना विकसित भारत बनाना संभव नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार को बचाने का चुनावी बजट है ये। दिल्ली और बिहार के चुनावों को ध्यान में रखकर ये बजट प्रस्तुत किया है, जिसके परिणाम बहुत सुखद नहीं होने वाले हैं। तो ये जो प्रतिक्रिया आई थी मेरे पास, हमने उसका वाचन किया और ये हम भी मानते हैं कि जो बजट आया है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है भ्रम पैदा करने वाली है और बहुत सारे आंकड़े तो है ही नहीं और कुछ बताए हैं उनके पूरे होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे आयोग बनाने की भी बात कही है, किसानों की भी बात की है, लेकिन इसमें कुछ होने वाला नहीं है, ये हम सबको पता है। इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करने की बात करता हूँ और समाप्त करने के पहले ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मित्रों को बताएं, दूसरे चैनलों पर डालें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि ये जब भी हम कोई नया वीडियो बनाते हैं तो उसका आपके पास नोटिस पहुंचता है और इस वीडियो सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है ये। अगर आपको वीडियो कोई कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। और मिलते हैं किसी और वीडियो